Hello viewers, how are you? During this meeting, I'm going to discuss about some common metaphors which are framing the rationality in the organization. So metaphors refers to the use of the term from one subject domain to describe another subject domain. There are some certain kind of the metaphors which have been also been used in the organization. The first common metaphor in managing an organization is the metaphor of division. And that metaphor of which is tied with the rationality is basically the division of the labor and become is part of a common sense making of the modern management. And if we talk about the discussion about the division of the labor, that discussion leads back to the Adam Smith with his praise for rationally divided pin factory and its labor in the wealth of nations. Or he associated economic growth in the increasing division of the labor. Where there is a division of the labor, each employee becomes an expert in one task and saving time in a task switching and thus increasing efficiency. तो एक स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो अपने तमाम टास्क को डिवाइड करेगी और डिवीजन की बेस पे डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेगी और इसके हवाले से मुख्तलिफ ऑक्यूपेशन टाइटल आएंगे और ये टाइटल जो होंगे वो शॉर्ट हैंड के अंदर लोगों को बताएंगे इनकी जॉब्स क्या होती हैं और डिवीजन ऑफ लेबर प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड लेबर फोर्स. So instead, everyone is trying to do jack of all trades and a master of none. So capable of doing everything in an organization becomes more specialized by breaking down large job into many parts. वो जो ट्रेडिशनल था कि तमाम काम एक ही बंदा करे, आप काम को डिवाइड करें, काम को स्पेशलिटी क्रिएट करें और उसको दो करें. तो हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉडर्न मैनेजमेंट के अंदर जो प्रैक्टिसेस हैं वो डिवीजन के मैटर के साथ रिलेट करती हैं. स्पेशली मिलिट्री के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके काम को ऑर्गेनाइज किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, किस डिवीजन ऑफ लेबर वहाँ क्रिएट किया. इसके अलावा एक और वन मैन इन पर्टिकुलर इज F.W. टेलर जिसने इंजीनियरिंग के आइडियाज़ को इंटीग्रेट किया विद मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के हवाले से. तो बहरहाल बहुत सारे प्रैक्टिसेस व्हिच आर यूज्ड टू मैनेज स्लेव्स वर बेस्ड अपॉन द आइडिया दैट द पीपल बीइंग मैनेज्ड आर बेसिकली स्टूपिड and therefore the means of a control and direction needed to be very simple. ये एक idea. और Taylor adopted that idea that the best worker was a simple creature and he sought to design efficiently engineered solution for designing and managing work based on the assumption that simple employees are not to be trusted. और उसने ये भी कहा कि इंटेलिजेंस क्या होती है. अक्सर लोग चीटिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो आम इंसानों के लिए बड़ी सिंपल से इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए जिसको फॉलो कर सकें. और उस इंस्ट्रक्शन को डिज़ाइन करने के लिए का रोल मैनेजर्स का है कि मैनेजर किस तरीके से उन इंस्ट्रक्शन को डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से काम लेते हैं. तो बुनियादी असम्पशन ये भी है कि इंसान इस काबिल नहीं है कि हर इंसान के ऊपर ट्रस्ट किया जा सके. अक्सरियत इस अकॉर्डिंग टू दिस मैटर फॉर चीटिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए काम को स्ट्रक्चर रखा जाए ताकि उनको अकाउंटेबल किया जा सके. ओके, अनदर जो मैटाफर है जिसको बायोलॉजिकल मैटाफर कहते हैं, और दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर अ कलेक्टिव बॉडी इन विच ऑल द कंपोनेंट पार्ट्स शुड फंक्शन मस्ट डू एज अ हेल्दी ऑर्गन इन अ ह्यूमन और एनिमल बॉडी. और दैट ऑर्गन इन ऑर्गेनाइजेशन को भी वो एक बॉडी की तरह सोचते हैं. उसके कुछ ब्रेन्स हैं और उसके कैरेक्टर्स हैं, जिस तरह तमाम जिस्म का काम होता है. जिस तरह आप वर्ड सुनते हैं हेडक्वार्टर हेड से निकला है कि जिसमें वो जो होंगे वो सारे फैक्ट्री के फंक्शंस को और उन चीज़ों को बाकी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को डिज़ाइन करेंगे, उनके अंदर एक हार्मनी क्रिएट करेंगे. तो इस तरह का मेटाफर जब यूज़ किया जाता है इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन को एज अ बॉडी की तरह कंसिडर किया जाता है. और especially this is quite common and popular with the top management who think that they are the brain of the organization. और लेकिन इसका प्रॉब्लम ये कि अगर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही अपना ब्रेन यूज़ कर रही है तो बाकी लोग फिर क्या करें, तो बाकी इनोवेशन कहाँ से आएगी. अगर टॉप मैनेजमेंट की तरफ से इनोवेशन नहीं आती तो बाकी जो लोग हैं उनकी तरफ से किस तरह इनोवेशन आएगी. अगर ये असम्पशन हम रखेंगे. हेनरी फोर्ड जिस तरह कहा करता था, he always got stuck with a whole person rather than with a pair of hands.
हैंड वर व्हाट ही हायर्ड, लेकिन जो ट्रबलसम बॉडीज हैं वही लड़ाई झगड़ों के अंदर पड़ जाती थी। तो ये फोर्ड की अंडरस्टैंडिंग होना कि इंसान जो है वो सिर्फ वर्किंग हैंड ही है, उसके पीछे कोई माइंड नहीं है, यही वजह थी जिसकी वजह से लोगों को जो मैनेजमेंट है वो उसके लिए फिर इस हवाले से वो फिर फ्रस्ट्रेट होता है। एनी हाउ, so this is the one metaphor of biology which has been used in the organization. Another metaphor of the rational choice. Sometimes it is assumed that everyone who works in whatever job they do so because of rational choice. Otherwise, they would exist. Or saying the rationality, the rational choice is a concept that adopts the view that all social interaction is based on economic transaction undertaken by self-interested, goal-oriented individuals who exercise choice among the uh, alternative known outcome that are based on their knowledge of and the incentive that exists in their immediate environment. बुनियादी तौर पे इकोनॉमिस्ट का ये जो अजम्पशन है रैशनल बीइंग के हवाले से कि इंसान जो होता है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर डिसीजन लेता है, इंसान जो है उसके बाद जो चॉइसेस सारी होती हैं उस पर रैशनैलिटी की बेस के ऊपर वो चॉइस लेता है, ये अजम्पशन भी यूज़ होती है, ये मेटाफर की अजम्पशन यूज़ होता है। लेकिन बहरहाल इस रैशनल चॉइस के अजम्पशन के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। इंसान के ख्यालात जो हैं उसके अंदर उसकी अपनी भी जिस सोसाइटी में वो रहता है, जिस तरह उसकी जहनी परवरिश हुई है, जो उसकी जहनी सलाहियतें हैं उनका भी अमल दखल होता है, यानी उसकी रैशनल चॉइसेस जो उनको रैशनल कहा जाता है वो सोशली इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड होती है और इसको इंडिपेंडेंट नहीं कहा जा सकता बल्कि और लोगों का भी इन्फ्लुएंस इसके ऊपर होता है। जिस तरह हिंदू जो है वो गाय नहीं खाते, हालांकि मुसलमान जो है वो गाय खाते हैं, और मुसलमान जो है वो पोर्क नहीं खाते, जबकि बाकी कई लोग पोर्क खाते हैं। तो आप जो हैं इस हवाले से ये कहेंगे जनाब रैशनल चॉइस तो ये है कि ये खा लें बड़ा काव का गोश्त, लेकिन उसमें इसका मतलब है कल्चरली भी इन्फ्लुएंस होता है लोगों के ऊपर इस चॉइस के वजह से कि वो क्या खा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। इसलिए ये कहना कि इंसान हमेशा अपनी रैशनल प्रेफरेंस के ऊपर डिसीजन करता है, ये बल्कि बड़े इरेशनल फैक्टर्स के बेस पे इंसान अपने इमोशन की बुनियाद पर डिसीजन करते हैं। जैसे आप एक टीम को पसंद करते हैं और कोई दूसरी टीम को पसंद करते हैं तो उसके लिए जो आपकी फीलिंग होती है वो रैशनैलिटी की बेस पे पूरी होती है। और दूसरी ये बात भी कि इंडिविजुअल के पास हमेशा भी परफेक्ट नॉलेज नहीं होता, मतलब तमाम अल्टरनेटिव का नॉलेज नहीं होता दैट दे नो अबाउट ऑल द अल्टरनेटिव अवेलेबल इन दोस सर्कमस्टेंसेस। ये भी कि रैशनैलिटी के फंक्शन में तमाम अल्टरनेटिव का पता हो, ये भी मेरे लिए फ्लॉड फंक्शन है। तो इंडिविजुअल चॉइसेस हमेशा ही इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं की जाती। अगर वे सेल्फ इंटरेस्ट में हमेशा ही काम किया जाए तो फिर लोग दूसरे की हेल्प ही ना करें, लोग दूसरे की हेल्प क्यों करते हैं? इस तरीके के साथ लोग अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, ये भी ना करें, बस सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर ही काम करें। तो लेकिन बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट अदर देन इकोनॉमिस्ट आर skeptical about the capacity of human decision making to be rational, or they actually see the people only rational within the bounds of their knowledge and ignorance. So that's why they characterize people as a bounded rationality. Bounded rationality कि हम क्योंकि सिचुएशन के अंदर अनसर्टेन होते हैं, हमारे पास नॉलेज कंप्लीट नहीं होती, उसके मुताबिक कॉग्निटिवली भी लिमिटेड है प्रोड्यूसिंग सेटिस्फैक्टरी रादर देन ऑप्टिमली rational। सेटिस्फाइसिंग का कॉन्सेप्ट है कि हम उस कंडीशन के अंदर सेटिस्फाई करते हैं इन चीज़ों को और उसके मुताबिक डिसीजन हम लेते हैं। बहरहाल ये रैशनल मॉडल्स अगर हम देखा जाए तो एक मैनेजमेंट को एक्चुअली क्या करना चाहिए उस हमारे में रैशनलिटी को जंक्शन होती है, लेकिन एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन करती है और जो कर रही होती है वो उस एक बाउंड्रीज के अंदर होकर करी थी जितना का नॉलेज इन्फॉर्मेशन के पास मौजूद है। एंड ऑपोजिट ऑफ रैशनैलिटी इज इरैशनैलिटी, given that the most powerful people in any situation usually get to define what rationality is, then it is not surprising that they also define what rationality is not, and that's what is irrational. तो और ये इरेशनैलिटी का तब पता चलता है जब किसी पावरफुल लोग अपनी इंटरेस्ट की बेसिस पे
क्योंकि रैशनल नजर नहीं आते, सिर्फ कभी कभार वो अपनी ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए या कोई और की वजह से डिसीजन। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर जो हैं, अगर मुख्तलिफ किस्म के जब इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट करते हैं, जो रिफॉर्म लेकर आते हैं, तो अगर देखने वाला ये इंटरप्रेट करेगा ये रैशनल नहीं है, मुझे इरेशनल उसको रजिस्ट एंड जो रजिस्टर कर रहा हूँ और मैनेजर ये कह रहे हैं कि मैं इनके भले के लिए काम कर रहा हूँ, जो रजिस्ट कर रहा हूँ उस रजिस्टर को फिर मैनेजर समझते हैं कि ये इरेशनल, और देन दे बेसिकली टेक मैनी एक्टिविटीज बेसिकली fraud, undermine and impede those resistance। और जो लोग रेजिस्ट कर रहे थे वो भी कोशिश कर रहे थे कि ये एक चेंज हम इसके अंदर क्रिएट करें। तो एक इस लिहाज से इम्प्लीमेंटेशन गैप क्रिएट हो गया पॉलिसी के हवाले से, प्रैक्टिस के हवाले से। पॉलिसी आप लेकर आए कि जनाब हम यहाँ पे फॉर परफॉर्मेंस लेकर आए, रेजिस्टेंस क्रिएट हुई, उन्हें लगा कि ये जो है पे फॉर परफॉर्मेंस हमारे कल्चर के मुताबिक ठीक नहीं है, हमारे ग्रुप वर्क के मुताबिक ठीक नहीं है। तो उसके हवाले से कभी बार उस रेजिस्टेंस की वजह से पॉलिसी गैप क्रिएट होता है, पॉलिसी गैप क्रिएट होता है। उस पॉलिसी गैप के अंदर रहते हुए लोग करें उस ओवरऑल पॉलिसी को इम्प्रूव करती है ताकि उनकी एड्रेसेस, उनकी कंसर्न एड्रेस हो जो लोग एड्रेस करें। एनी हाउ, तो ये कुछ बातें थी इस चैप्टर के हवाले से, मैथड पर्सनैलिटी। और व्हाई आर मैनेजर्स assumption of rationality influential? Managerialistic views are attractive to many managers. Such views place them in control, and they tell them they know what they are doing. They make them feel authority. रैशनलिटी की जंक्शन की बुनियाद के ऊपर वो समझते हैं हम जो काम कर रहे हैं इसके हमें पता है ये क्योंकि रैशनल है और इसलिए ठीक है। बस यहीं तक है, आप यू कैन कवर द कंपोनेंट्स ऑफ द चैप्टर टिल नाउ। So I'm leaving the last topic, which is the why or managerialist assumptions of rationality. Okay.